हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शहीद प्रमोद यूट्यूब चैनल। आज हम लोग का जो टॉपिक है वह है सातवाहन युगीन समाज और संस्कृति, यानी सातवाहन युग का जो समाज था उसकी जो आर्थिक दशा थी, धार्मिक दशा थी, इन सब विषयों में हम लोग बात करेंगे। आपका कोर्स है BA B.Ed, सब्जेक्ट हिस्ट्री और टॉपिक है सातवाहन समाज एवं संस्कृति। सातवाहन सोसाइटी एंड कल्चर। क्या है? सातवाहन समाज एंड कल्चर। तो आज सातवाहन समाज एवं संस्कृति के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला जो टॉपिक है हम लोगों का वह है सामाजिक दशा, यानी सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशन किसका? तो सातवाहन समाज का। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं सामाजिक दशा। सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशन। तो सामाजिक दशा में जो है हम लोग किन किन चीज़ों पर चर्चा करते हैं? सामाजिक दशा में हम लोग चर्चा करते हैं कि समाज का स्वरूप क्या था, समाज के स्वरूप की चर्चा करते हैं, समाज किन किन स्तरों में विभक्त था, स्तरीकरण की चर्चा करते हैं, और समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, स्त्रियों की स्थिति पे चर्चा करते हैं। और चौथा पॉइंट जो होता है वह रहन सहन का होता है, यानी समाज में जो लोग थे उनका रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, रिचुअल्स कैसे थे, कैसे होते थे, यानी उसका जो धर्म ही कहिए, सामाजिक धर्म जो था वह कैसा था। धर्म एक अलग विषय है, लेकिन समाज का जो कल्चर था उसमें क्या सिचुएशन थे लोगों के, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्वरूप, पहले हम लोग आते हैं स्वरूप पे। तो स्वरूप पे कहेंगे कि सातवाहन युगीन समाज जो था वह वर्णाश्रम धर्म पर आधारित था। किस चीज पर आधारित था? वर्णाश्रम धर्म पर आधारित था। चूंकि सातवाहन राजा जो थे, सातवाहन समाज जो थे वह ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। ब्राह्मण धर्मावलंबी होने के कारण उन्होंने क्या किया? वैदिक धर्म की जितनी भी बातें थी उनको उन्होंने उस समय के समाज में ऊंचा उठाने का प्रयास किया। उससे पहले हम लोग देखे हैं कि मौर्यों के युग में क्या था कि बौद्ध धर्म का बोलबाला था, यानी वैदिक धर्म दब गया था, लेकिन शुंग वंश से जो स्टार्ट होता है वैदिक धर्म के उत्थान की बातें, वह जो है सातवाहन एज तक आते आते अपने चरम सीमा पर था, यानी वर्णाश्रम धर्म था। और वर्णाश्रम धर्म में हम 4 वर्णों की बात करते हैं। तो कौन कौन से हैं? ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म में क्या है, बौद्ध धर्म में क्षत्रिय प्रमुख है, यानी क्रम जो आता है बौद्ध धर्म में वह ऐसे आता है: क्षत्रिय प्रथम, ब्राह्मण सेकेंड, थर्ड वैश्य, और चौथे क्रम पे क्या आता है? शूद्र आता है। लेकिन सातवाहन संस्कृति में क्या है कि ब्राह्मण फर्स्ट पोजीशन पर है, क्षत्रिय सेकेंड पोजीशन पर है, वैश्य थर्ड पोजीशन पर है, और शूद्र जो है
वह चौथे पोजीशन पर है, यानी वर्णाश्रम धर्म की जो व्यवस्था है उसके स्थापना करने के बात कही गई। उसके बाद देखते हैं कि समाज में वर्णाश्रम धर्म को प्रतिस्थापित करने का श्रेय जो है वह किसको जाता है, तो सबसे बड़ा श्रेय जो है वह जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी को। किसको जाता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी को। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, इन्हें एक ब्राह्मण कहा गया है, यानी ब्राह्मणों का एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो ब्राह्मणों का उद्धार करने वाले थे। और इन्होंने उस समय की जो वर्ण संकर व्यवस्था थी, वर्ण संकर व्यवस्था थी, उस पर रोक लगाने का प्रयास किया। उस पर क्या किया इन्होंने? रोक लगाने का प्रयास किया। तो वर्ण संकर व्यवस्था को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि वह वर्ण संकर होता कैसे है। तो वर्ण संकर व्यवस्था जो होती है, वैवाहिक विवाह की जो मैंने 8 प्रकार आप लोगों को लिखवाए थे प्रीवियस क्लास में, उसमें एक विवाह जो है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होता है। तो अनुलोम विवाह में क्या होता है कि उच्च वर्ण का लड़का, अनुलोम विवाह, यानी अनुलोम विवाह में क्या होता है कि उच्च वर्ण का लड़का और निम्न वर्ण की लड़की जो शादी करते हैं और उससे जो पुत्र या पुत्री पैदा होती है उसे वर्ण संकर कहा जाता है। और प्रतिलोम विवाह में क्या होता है? प्रतिलोम विवाह में क्या होता है कि जो है निम्न वर्ग का लड़का उच्च वर्ग की लड़की से शादी करे तो वह प्रतिलोम विवाह होता है और उनसे भी उत्पन्न बच्चों को वर्ण संकर कहा जाता है। यानी जो अंतर्वर्णीय विवाह की जो व्यवस्था थी उसको कहीं न कहीं सातवाहन समाज में रोकने का प्रयास किया, यानी वर्ण संकरता को खत्म किया। क्योंकि बौद्ध धर्म में जो है ना ये बहुत ज़्यादा पीछे हट गए थे, माने ये व्यवस्था जो है खत्म हो गई थी। कोई किसी से भी शादी विवाह कर सकता है इसका चलन था, लेकिन इसमें यहाँ क्या किया, वर्णाश्रम धर्म को लाया गया और जो है इनका पालन करने का हर संभव प्रयास किया गया। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि राजनैतिक कारणों के कारण, यानी राजनैतिक लाभ के लिए जो है सातवाहन शासकों ने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया और अंतर्जातीय विवाह भी किया। तो अंतर्जातीय विवाह में जो आप क्या कहते हैं कि सातकर्णी प्रथम जो थे, कौन थे? सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम जो थे उन्होंने मराठी जो थे, मराठियों त्रैनखैरियों की पुत्री नग्निका से शादी की थी। किससे शादी की थी? नग्निका से की थी। यह एक क्या था? अंतर्वर्णीय विवाह था। और गौतमीपुत्र सातकर्णिक ने अपने पुत्र पुलमावी की शादी किससे की थी? देवी से शादी की थी। ठीक है, रुद्रदामन की पुत्री से शादी की, देवी से। और रुद्रदामन कौन थे? वह शक थे, यानी विदेशी थे। यानी यह क्या हुआ? विदेशी विवाह का चलन। तो यह क्या था? एक राजनीतिक शादी थी, यानी अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए इन्होंने ये दोनों शादियां की। जहां एक और अनुलोम प्रतिलोम विवाह, अंतर्वर्णीय विवाह की जो रोकथाम लगा रहे हैं, वहीं अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये क्या कर रहे हैं? शादी कर रहे हैं। एक तो विदेशियों से शादी कर रहे हैं, एक अपने ही देश के अंतर्वर्णीय शादी कर रहे हैं। तो यह दोहरी नीति कहीं ना कहीं हमको देखने के लिए मिल रही है। और दूसरा हम देखते हैं कि वर्ण तथा कर्म के आधार पर, वर्ण तथा कर्म के आधार पर समाज जो है 2 भागों में विभक्त हो रहा है। यहाँ स्त्रीकरण की बात कर रहे हैं ना, तो वर्ण और समाज जो है क्या हो रहा है? 2 भागों में। तो पहले तो वर्ण के आधार पर यहाँ पर समाज बट गया, कोई ब्राह्मण हो गया, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। अब क्या है? समाज जो है वह क्या कर रहा है? वर्ण कर्म के आधार पर। क्या, किस चीज के आधार पर? कर्म के आधार पर समाज बटेगा।
तो कर्म के आधार पर समाज कैसे सुसंगठित हो रहा है? तो कर्म के आधार पर हो रहा है। जैसे अगर कोई मिट्टी का बर्तन बना रहा है तो वो कुम्हार कह रहा है, कोई लोहे का बर्तन बना रहा है तो उसको लोहार कहा जा रहा है, कोई क्या है कांसे का बर्तन बना रहा है तो उसे क्या कहा जा रहा है? कांस्यकार कहा जा रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्ण के कर्म के आधार पर भी समाज का क्या है बंटवारा होते जा रहा है। तो ये तो हो गए व्यवसाय के आधार पर ये समाज। और दूसरा चीज आपको यह भी देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ क्या है कि शक जो थे उनका भी भारतीयकरण हो रहा है, यानी शक भी जो है वह अपने आप को जो है हिंदू यानी इस धर्म को, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हम अपने सोसाइटी से निकलकर किसी दूसरे सोसाइटी में हम जब जाते हैं तो क्या होता है कि उस सोसाइटी के लोगों के रहन सहन खान पान को अगर हमारा वहाँ बहुत दिनों तक रहना हो जाता है तो उन चीज़ों से क्या होते हैं हम प्रभावित होते हैं। और शकों के साथ भी यही हुआ कि वह भारतीय जो कल्चर था उससे वो प्रभावित होने लगे और रहते रहते क्या हुआ कि उन्होंने उनके अनुसार नाम बोलचाल खान पीन रहन सहन ये सब अपनाने लगे। और वो क्या थे कि हिंदुओं के समान ही वे क्या करते थे तीर्थ यात्रा जाते थे, यज्ञ अनुष्ठान तथा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते थे। तो ये तो हो गया। उसके बाद हम आते हैं कि समाज में स्त्रियों की स्थिति, किस पर आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट, समाज में स्त्रियों की स्थिति। तो हम देखते हैं कि समाज में स्त्रियों की दशा जो थी वह सातवाहन वंश में बहुत अच्छी थी। सातवाहन वंश में कैसी थी? बहुत अच्छी थी। लेकिन समाज में स्त्रियों की दशा जो थी वो बहुत अच्छी थी। इस आधार पर क्या है कि हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वह क्या है मातृ प्रधान समाज है, लेकिन उसके बाद की जो सोसाइटी है वह क्या है पितृ प्रधान है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो सातवाहन सोसाइटी है वह भी पितृ प्रधान है। क्या है? पितृ प्रधान समाज है, यानी पैट्रियार्ची यहाँ पे है, यानी पितृ प्रधान समाज है। लेकिन पितृ प्रधान समाज होते हुए भी माताओं को वहाँ पे क्या है ऊंचा स्थान प्राप्त है, महिलाओं को क्या है ऊंचा स्थान प्राप्त है। वहाँ के जो राजा हैं वह अपने माँ के नाम से जाने जाते हैं, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी पुलमावी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी। तो ये सब राजा जो क्या हैं ये अपने माँ के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इनमें क्या है सब राजा नहीं, कुछ ही राजा हैं जो अपने माँ के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि महिलाओं को जो है वह शासन करने का अधिकार वहाँ पे है। जैसे आप देखते हैं जब सातकर्णी प्रथम की मृत्यु हो जाती है और उनका पुत्र जो है वेदश्री और शक्तिश्री वह इस लायक नहीं रहता है कि वह शासन कर सके, उस समय महारानी नग्निका जो है अपने पुत्र की संरक्षिका बनती हैं और शासन करती हैं। उसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी भी जो है अपनी माता गौतमी के साथ मिलकर शासन के अंतिम क्षणों में एक संयुक्त शासन व्यवस्था चलाते हैं। यह चीज़ जो है हमें माने संस्कृति के बहुत सारे पहलुओं में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे आप आएंगे तो झांसी की रानी में भी देखिए कि झांसी की रानी भी अपने पुत्र के संरक्षिका बनती हैं और वो महारानी राजपाट संभालती हैं। आप देखेंगे मुगल काल में भी आपको यह देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र में भी आपको देखने के लिए मैंने बहुत सारे जो संस्कृति आती है उसमें जो रानियां होती हैं जब उनके पुत्र अवयस्क होते हैं, जैसे ताराबाई थी, तो ये बहुत सारे नाम हैं। तो ये तो है, लेकिन सबसे प्रमुख रूप से सातवाहन समाज में स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो उनकी जो माता के नाम को लेकर जो राजाओं का जो संबोधन दिया जाता है यह एक प्रमुख तथ्य है जो सिंधु सभ्यता से लेकर आज तक हमें कहीं देखने के लिए नहीं मिलती है। आज गवर्नमेंट जो है वह माँओं का नाम जो है कागजी कार्रवाइयों में दे रखा है कि भाई माता का भाई नाम देना है, लेकिन कहीं भी बच्चे अपने माता के नाम से नहीं जाने जाते। लेकिन यह समाज की यानी सातवाहन समाज की एक प्रमुख विशेषता है कि वहाँ के राजा जो हैं अपने माँ के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि बाल विवाह की प्रथा नहीं मिलती है,
सती प्रथा नहीं मिलती है और शिक्षा का वहाँ जो है उत्तम प्रबंध है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह जो शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है वो उच्च कुल की महिलाओं में भी था, यानी समाज के जो छोटे तबके के निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी स्त्रियों में यह शिक्षा का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं था। तो हम इस तरह से देखते हैं कि सातवाहन राजाओं के नाम का मातृ प्रधान होना स्त्रियों की संपूर्ण सामाजिक स्थिति का सूचक माना जाता है। यानी यह सातवाहन समाज जो है, सातवाहन समाज का जो मैंने पहले भी कहा है कि ये प्रमुख तथ्य है, फैक्ट्स है, जो ये हम मातृसूचक शब्द से इस समाज को संबोधित किया जाता है इन राजाओं को, इसलिए यह समाज की जो सोच है वह बहुत अच्छी है और इसीलिए इस समाज का महत्व बढ़ जाता है। उसके बाद स्त्रियों का मैंने धर्म में क्या कहा जा रहा है कि धर्म में क्या था कि पुरुष अगर यज्ञ करते हैं तो वह स्त्रियों के बिना अधूरे हैं। वह किसी अतिथि का अगर सत्कार करते हैं तो वह भी अपनी पत्नी के साथ ही किसी अतिथि का सत्कार करते हैं। महिलाओं को क्या था कि सभा में भाग लेने का अधिकार था। यह हम वैदिक समाज में भी जब जाते हैं तो उस समय था कि जो सभा समिति विदथ नाम की जो संस्थाएं थी उसमें विदथ में जो थी महिलाएं भी पूर्ण रूप में सहभागिता निभाती थी। तो यह परंपरा हमें जो है सातवाहन समाज में भी देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम आते हैं किस पर, आर्थिक दशा पे। आर्थिक दशा पे इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक दशा। तो सातवाहन युग दक्षिण भारत के इतिहास में समृद्धि एवं संपन्नता का युग था। सातवाहन युग क्या था दक्षिण के इतिहास में? समृद्धि और संपन्नता का युग था। और इस काल में भूमि तथा ग्राम का दान देने की प्रथा की शुरुआत का उल्लेख हमें मिलता है। वह उल्लेख कहाँ से मिलता है? नागनिका के नाना घाट अभिलेख से मिलता है। तो हम यहाँ पे पहले भूमि के बारे में, कृषि के बारे में बात करते हैं। इसमें भी कृषि के बारे में बात करते तो भूमि कितने प्रकार की थी? कृषि की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो भूमि जो थी वह दो प्रकार की भूमि थी। एक भूमि राजा की थी, दूसरी भूमि किसकी थी? किसानों की थी। दूसरी भूमि किसानों की थी। तो राजा की भूमि तो राजा की थी ही, लेकिन भूमि दान की जो प्रथा हमें यहाँ पे मिलती है तो उसमें क्या है कि राजा को अगर भूमि दान देना है और वह जमीन अगर किसान की है तो क्या होता था कि राजा पहले, ऐसा नहीं कि हाँ ले लिए और दान दे दिए, ऐसा नहीं था। पहले राजा क्या करते हैं, वह किसानों से उस जमीन को खरीदेंगे और फिर जो है उस भूमि को वह दान देंगे। आज भी आप गवर्नमेंट की पॉलिसी को देखते हैं, अगर गवर्नमेंट को किसी संस्था को चलाना है, रेलवे लाइन है या कोई कारखाना खोलना है, तो वह क्या करते हैं, किसानों से वह एक सरकारी दर पर उस ज़मीन को खरीदते हैं और उसके बाद उस ज़मीन में चाहे वह रेलवे लाइन बिछाई जाए, चाहे सरकार कोई संस्था खोले, उस चीज़ को खोला जाता है। तो यह प्रथा सातवाहन काल में भी थी कि राजा जो है वह भूमि किसानों से खरीदता था और उसके बाद उस भूमि का दान देता था। उसके बाद हम देखते हैं कि उस समय टैक्स क्या था, भूमि पर जो कर लगाते थे राजा वह 1.6 था। 1/6% जो है वह टैक्स के रूप में किसानों से लेते थे। और भू राजस्व जो है वह क्या होता था, नगद भी हो सकता था और अनाज के रूप में भी होता था। यानी किसान जो है वह टैक्स जो है वह पैसे के द्वारा भी चुका सकते थे
और अनाज देकर भी चुका सकते थे। और मिलिंद पन्हो एक किताब है जिसमें हमें क्या मिलता है, 75 प्रकार के व्यवसाय। अब हम आते हैं किस पर, ये तो भूमि से रिलेटेड हो गया, लेकिन एक चीज और हमको बताना है कि चावल जो है क्या था, चावल प्रमुख अनाज था। उस समय चावल प्रमुख अनाज था। यह कृषि से रिलेटेड हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग व्यवसाय से रिलेटेड। व्यवसाय, तो व्यवसाय में क्या था कि मिलिंद पन्हो जो है, मिलिंद पन्हो से हमें कितने प्रकार के व्यवसाय की जानकारी मिलती है, 75 प्रकार, 75, यानी 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख जो है मिलिंद पन्हो में किया गया है, जिन्हें अनेक कला कौशलों का विकास था। तो अब हम पहले भी बता चुके हैं कि अनेक कला कौशल में क्या थे, उस समय जहाज का निर्माण होता था, तो जहाज के निर्माण करने वाले लोहा से जो सामान बनाते थे, कुम्हार थे जो व्यापार करते थे, उन सब का 75 प्रकार के व्यवसायों का महावस्तु जो है, महावस्तु एक बौद्ध ग्रंथ है, उससे भी हमें क्या मिलता है, उससे मिलता है कि राजगृह के पास निवास करने वाले 36 प्रकार के, यानी महावस्तु से मिलता है कि 36 प्रकार के व्यवसाय थे जो राजगृह के पास रहते थे। कहाँ रहते थे, राजगृह के पास रहते थे। 36 प्रकार के व्यवसायियों का जानकारी हमें महावस्तु से मिलता है जो राजगृह के पास थे। जैसे मैंने पहले भी बताया, कुम्भकार, लोहार, स्वर्णकार, कांसाकार, जो कांसे का बर्तन बनाते थे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रत्येक व्यवसाय जो थे ना, प्रत्येक व्यवसाय की एक संघ श्रेणी थी, और उस श्रेणी का जो प्रधान होता था उसे क्या कहा जाता था, श्रेष्ठी कहा जाता था। पूरे सभी का एक क्या होता था, श्रेणी होता था, श्रेणी। और श्रेणी के जो प्रधान होते थे उनको क्या कहा जाता था, श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था, श्रेष्ठी कहा जाता था। श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था, श्रेष्ठी कहा जाता था। और श्रेष्ठियों का जो कार्यालय था उसको कहा जाता था कि श्रेष्ठी निगम, यानी निगम सभा, जहाँ पर ये सभी श्रेष्ठी जो हैं वह उस रूल रेगुलेशन को बनाते थे उस व्यवसाय को चलाने के लिए, या उस व्यवसाय से रिलेटेड। उस आज भी ऑफिस होता है, लेकिन उस समय कहा जाता था निगम सभा। क्या कहा जाता था, निगम सभा। और उस जो रूल बनता था उसको क्या कहा जाता था, श्रेणीधर। यानी अगर कोई लोहार है, कोई कांसाकार है, तो उसके लिए जो वह रूल बनाते थे उसको कहा जाता था श्रेणी धर्म। क्या कहा जाता था, श्रेणी धर्म कहा जाता था। और एक चीज और देखेंगे कि श्रेणी जो थे वह केवल शिल्प या व्यापार में ही नहीं थे, वो बैंक का भी काम करते थे। क्या करते थे, बैंक का भी काम करते थे। और उनके पास जो है धन जमा किया जाता था, तो उस धन को क्या कहा जाता था, अक्षय निवि धन कहा जाता था। यह एक अस्थाई प्रकार का धन होता था, एक अस्थाई प्रकार का जिसका क्षय नहीं हो। अक्षय निवि जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अक्षय निवि। तो अक्षय का मतलब क्या होता है, जिसका क्या हो, क्षय न हो। क्या हो, जिसका क्षय न हो, क्षय न हो। और निवि का मतलब होता है मूलधन। निवि का क्या मतलब होता है, मूलधन। तो उषावदात जो थे, मैंने उषावदात का जिक्र किया है। जो उषावदात जो थे वह किसके दामाद थे,
रुद्रदामन के दामाद थे। उषावदात रुद्रदामन के दामाद थे और उन्होंने 2 बार जो है वह इन श्रेणियों के पास, इनके पास जो है पैसे जमा, ये एक बार उन्होंने 2000 कार्षपन 2000 कार्षपन और 1 टाइम 1000 कार्षपन जो है इन्होंने जमा किया। और इस कार्षपन को जमा करने का जो उद्देश्य था उनका, वह उद्देश्य क्या था कि इससे जो सूद में, इंटरेस्ट में जो पैसा मिलेगा, उस पैसे से वो क्या करेंगे, बौद्ध भिक्षुओं के लिए खाने और कपड़े का व्यवस्था करेंगे। यानी अक्षय भी समझ गए, मैंने 2000 रुपया जमा किया और वह 2000 रुपया जो है वह लगातार उनके पास मूलधन के रूप में है और उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है उससे हम क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो ये आपको आ गया। और उस पर जो इंटरेस्ट होता था वह इंटरेस्ट क्या होता था, 1% का, 1% मासिक। कितना होता था, महीने का 1%, यानी 2000 कार्षपन को 1% 1 महीने में देना पड़ता था। तो इस आधार पर यह एक बैंक का व्यवस्था किया गया था। और इसमें आप देखेंगे कि व्यापार, ये जो थे ये लोन भी देते थे, उस पर क्या करते थे, लोन देते थे। तो क्षत्रियों को जो लोन देते थे उसका क्या होता था, देखिए, क्षत्रियों को ये लोन जो देते थे वह 2% पर देते थे। यानी यहाँ भी कैटेगराइज किया गया है कि किनको कितना में दिया, सॉरी, क्षत्रियों को कितने पर रहता है, 3% पर। ब्राह्मण को कितने % पर देते हैं, ये 4% पर। क्षत्रिय 3, ब्राह्मण 4, वैश्य जो है, सॉरी मैं बार बार कह रही हूँ, ब्राह्मण 2%, क्षत्रिय 3%, वैश्य 4% और शूद्र, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि शूद्र का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। शूद्र को सबसे ज्यादा ब्याज दर पे जो है पैसे देते थे। ये एक सिंपल कैटेगराइजेशन था कि अगर कोई क्षत्रिय जाते हैं तो उन्हें 3% पे, ब्राह्मण 2% पे, वैश्य 4% पे, शूद्र 5% पे, जो सबसे नीचे तबके का दबा हुआ था उसी को 5% पे ब्याज दे रहे हैं। और इसमें भी अगर कोई व्यापार करने के लिए अगर पैसे लेता है तो उसका जो परसेंटेज होता था वह कभी 9% होता था और कभी कभी चेंज होते रहता था, 12% होता था। यह कॉमन कामों के लिए है, लेकिन अगर व्यापार करना है तो 9% दीजिए और नहीं तो क्या करना है, 12% दीजिए। तो ये तो व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड चीज हो गया। उसके बाद हम आते हैं सिक्कों पर। सिक्का, सातवाहन जो थे उनका एक सबसे बड़ा क्या था कि उन्होंने एक नए प्रकार का सिक्का चलाया था जो शीशे का सिक्का था। और यह सिक्का जो था वह एक सांकेतिक मुद्रा था। क्या था, सांकेतिक मुद्रा के रूप में ये शीशे के सिक्के चलाए गए थे। चूँकि हम जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही चांदी जो है बाहर से मंगवाया जाता है। क्या होता है, बाहर से मंगवाया जाता है चांदी। तो हम जब देखते हैं कि शकों में और सातवाहनों में हमेशा जो है संघर्ष चलते रहता था, क्योंकि उनका जो बंदरगाह था वह शकों के अधीन हो गया था। तो क्या था, चांदी की कमी हो गई थी। इसलिए सातवाहनों ने क्या किया, शीशे के सिक्के चलाए। किस चीज़ के सिक्के चलाए, शीशे के सिक्के चलाए। और यह शीशे का सिक्का जो है एक सांकेतिक मुद्रा के रूप में चलाया गया था। किस रूप में चलाया गया था, सांकेतिक मुद्रा के रूप में चलाया गया था। और सिक्कों का जो था वह 500 ग्रेन था। एक सिक्के का जो वैल्यू था वह 500 ग्रेन का था। आप देखेंगे कि सोने का सिक्का जो है आपको सातवाहन काल में बहुत कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, चांदी और तांबे के सिक्कों के क्या कहा जाता था, कार्षपन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कार्षपन। प्रोटीन के सिक्के भी यहाँ पे चलते हैं। और चांदी का जो सिक्का है उसका जो होता है, एक सिक्के का जो ग्रेन होता है एक कार्षपन का, वह कितना होता है,
एक चांदी के सिक्के का जो ग्रेन होता है वो बताते हैं आपको 146.4, ये है उसका भार, ग्रेन, इसको ग्रेन से डिनोट करते हैं। और एक सोने का सिक्का कितने के बराबर होता था? मैंने आपको पहले भी बताया है कि सोने के सिक्के का क्या है कि सोने का सिक्का आपको बहुत कम मात्रा में सातवाहन युग में देखने के लिए मिलता है। तो एक स्वर्ण सिक्के का वैल्यू जो होता है वह 35 कार्ड्सपन के बराबर होता है। यानी एक सोने के सिक्के के लिए आपको 35 चांदी के सिक्कों को देना पड़ता था, तब क्या होता था कि वह इक्वल होते थे। और आज के समय में भी हैदराबाद के संग्रहालय में आपको 50,000 सिक्के जो हैं वह सातवाहन युग के संग्रहित हैं। 50,000 सिक्के कहाँ संग्रहित है? हैदराबाद के संग्रहालय में। हैदराबाद के संग्रहालय में 50,000 सिक्के जो है वह सातवाहन युग के संग्रहित है। और एक चीज और हम देखते हैं, जब यह बात आती है तो चूंकि पैसों की बात आती तो व्यापार जब होता था उस समय, तो उस समय व्यापार का लेन देन का क्या था? पैसे ही थे, पैसे के द्वारा ही जो है व्यापार होता था। और प्रतिष्ठान जो था वह रोमन माल की प्रमुख मंडी थी। प्रतिष्ठान जो सातवाहनों का क्या था? राजधानी था। और यहाँ पे मैं छोटा सा यहाँ प्रयास कर रही हूँ इंडिया का सिंपल सा एक नक्शा बनाने का। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये आपका गुजरात है। क्या है? गुजरात है। और गुजरात में जो है भरूच जो है वह एक बंदरगाह है। और यहाँ पे आपका क्या है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का जो एक बंदरगाह है कल्याण। ठीक है, कल्याण है। तो जो भी बाहर से, चूंकि उस समय जो समुद्री व्यापार था वह पुलमावियों जो है सातकर्णी जो है वह सातवाहन वंश के जो राजा थे वह क्या करते थे? विदेशों से क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो उनका जो व्यापार होता था तो जब यहाँ आता था तो सातवाहन सैनिक जो थे वह क्या करते थे? उसको बालात यानी बलपूर्वक ले आते थे यहाँ पे कल्याण में, ताकि यहाँ पे क्या था? शकों का था, शकों को उससे लाभ नहीं मिले, इसलिए बलपूर्वक क्या करते थे? वह कल्याण ले आते थे। और उससे वह क्या करते थे? और यह जो बलपूर्वक लाया जाता था एक बहुत बड़ा रीजन था सातवाहनों और शकों के बीच युद्ध का। क्या? बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि और भरूच के नीचे, ये भरूच है और भरूच के नीचे एक सोपारा था। सोपारा भी जो था ना वह एक मुख्य बंदरगाह था व्यापार का। और भरूच और सोपारा के बीच क्या था कि मैंने एक आपको क्या कहें, होड़ लगी हुई रहती थी कि भाई कहाँ पे कितने व्यापार ज़्यादा अच्छे से होता था। और वह होड़ क्या होता था? सातवाहन और शकों के बीच युद्ध का कारण बनता था, क्योंकि हर राजा को क्या होता है? इकोनॉमिक लाभ की आवश्यकता होती है, वह उनके साम्राज्य की समृद्धि का प्रतीक होता है। और हम देखते हैं कि पुलमावी के समय में पूर्वी दक्कन में जहाज़ों का जो था एक ऐतिहासिक युग प्रारंभ होता है। क्या होता है? जहाज का एक ऐतिहासिक युग प्रारंभ होता है और यज्ञश्री के समय पूर्ण रूपेण विकसित हो जाता है। और उसके पास एक विशाल जहाज़ों का बेड़ा होता है, यानी बहुत सारे जहाज होते थे जो साल में
20 जहाज ही जो थे विदेश जाते थे। विदेश साल में 20 जहाज़ों को विदेश भेजा जाता था व्यापार करने के लिए। लेकिन जब उन्हें ये जानकारी मिली एक हवा के विषय में, तो वो क्या हुआ कि प्रत्येक दिन एक जहाज जो है वह विदेश जाने लगा। उस समय तो व्यापार करने के लिए ही विदेश जाते थे, तो प्रत्येक दिन एक जहाज विदेश व्यापार करने के लिए जाता था। पेरिप्लस जो है, पेरिप्लस से हमें जानकारी मिलती है कि भरौच आने वाले रोमन जहाजों को, अब हम आते हैं कि भारत का जो व्यापार है वह कहाँ कहाँ से होता था। भारत का व्यापार जो है वह कहाँ कहाँ से होता था। तो भारत का व्यापार जो है मिस्र, रोम, कहाँ कहाँ से होता था? मिस्र से होता था, रोम से होता था, चीन से होता था, जावा से होता था, सुमात्रा से होता था और श्रीलंका। श्रीलंका से भी भारत का जो है वह व्यापार होता था। और रोम जो है, रोम में भारत के कौन कौन से चीज़ जाते थे? तो रोम भारत के कौन कौन से चीज़ जाते थे? तो रत्न जाते थे, मलमल जाते थे और विलासिता की जितनी भी सामग्रियां हैं वह रोम जाती थी। और इसके एवज में रोम वासी जो हैं बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं जो हैं वह भारतीय व्यापारियों को देते थे। सोने की चिड़िया बनने का जो क्रम भारत का है वह यहीं से स्टार्ट होता है। भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता है वह यहीं से होता है। और हम देखते हैं कि जब 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आते हैं कालीकट के राजा कालीकट बंदरगाह पे, तो वह भी जो व्यापार करते हैं वह किस चीज़ का व्यापार करते हैं? यहाँ से बहुत सारे गरम मसाला जो है वह विदेश ले जाते हैं और इससे उनको बहुत लाभ होता है। तो गरम मसाला की जो खेती है भारत में बहुत पुरानी परंपरा है और उस समय भी विदेशों में जो है गरम मसाला भेजा जाता था। जैसे रेशमी कपड़े होते थे, मलमल होते थे, चीनी, इलायची। कहा जाता है कि काली मिर्च जो होती है, काली मिर्च वह आपके माने यौवना अवस्था को बनाए हुए रखती है। तो इन सब चीज़ों का क्या था? विदेशों में डिमांड था। लौंग, हीरे, मानिक, मोती, ये सारी चीज़ें जो हैं वह वहाँ पे व्यापार के रूप में व्यापार करते थे और इससे लाभ होता था। अब हम आते हैं धार्मिक नीति पे। धार्मिक नीति तो धार्मिक नीति की जब हम बात करते हैं तो धार्मिक नीति में हम देखते हैं कि सातवाहन शासक जो है उनकी नीति क्या है? सहिष्णु नीति है। शासक क्या है? सहिष्णु, यानी सातवाहन शासकों की जो धार्मिक पॉलिसी है वह सहिष्णु पॉलिसी है। और उसके आधार पर क्या है कि वो वैदिक धर्म को भी अपना राजधर्म बनाते हैं और बौद्ध धर्म के प्रचार में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और चूंकि हम देखते हैं कि सातवाहन जो है वो क्या है? ब्राह्मण है, यानी इन्होंने ब्राह्मण धर्म को अपनाया है और वैदिक परंपरा का क्या है? वो पालन करते हैं। वैदिक परंपरा के वो पोषक हैं, लेकिन बौद्ध धर्म को उन्होंने कहीं से कोई क्षति नहीं पहुंचाया है। हम देखते हैं कि सातकर्णिक प्रथम जो है, सातकर्णिक प्रथम वह 18 यज्ञ करते हैं। क्या करते हैं? 18 यज्ञ करते हैं और उस 18 यज्ञ में 2 अश्वमेध यज्ञ होता है और एक राजसु यज्ञ होता है।
क्या होता है, एक राजस्व यज्ञ होता है। और इसमें जो दान तो क्या देते हैं, 42,700 गायें देते हैं, ठीक है, 10,000 हाथी, 17 रजत कलश, 17 रजत कलश, एक जो है वह क्या देते हैं, रथ, एक रथ, और उसमें जो है वह 68,000 कार्षपन क्या देते हैं, 68,000 कार्षपन दान देते हैं। और इसमें हमें भूमि दान देने की भी जानकारी मिलती है। भूमि दान में क्या देते हैं, अजिकलिके ग्राम और करजक ग्राम, ये हमें नागनिका की जो रानी नागनिका की जो नानाघाट अभिलेख है उससे हमें यह जानकारी मिलती है कि सातकर्णी प्रथम जो है अश्वमेध यज्ञ करते हैं और दक्षिणा के स्वरूप में इतनी चीज़ें जो हैं वह दान करते हैं। और दान की, भूमि दान की जो परंपरा है, प्रथम परंपरा हमें यहाँ से मिलता है। और यही परंपरा जो है बाद में चलकर सामंतवादी व्यवस्था का निर्माण करता है। हमें बाद के समय जो सामंतवादी व्यवस्था मिलती है उसकी जो नींव है वह सातवाहन वंश में ही रखी जाती है। और उसके बाद अब हम देखते हैं, तो ये तो हो गया दान धर्म क्या है किया उन्होंने। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सातवाहन राजा जो थे वह किसकी पूजा करते थे, तो भाई शंकरसन की करते थे। शंकरसन, कृष्ण, विष्णु और महादेव, इन सब की पूजा वो करते थे। राजा हाल जो अंधकार एज के राजा जिनको कहा जाता है, सातवाहन काल का जो अंधकार युग था उसके राजा थे हाल। उन्होंने जो एक पुस्तक लिखी है गाथा सप्तशती, तो गाथा सप्तशती में उन्होंने कहा है, गाथा सप्तशती में उन्होंने कहा है कि इंद्र कृष्ण पशुपति, इंद्र कृष्ण पशुपति और गौरी की पूजा होती थी। और सातवाहन राजाओं ने जितना हिंदू धर्म को प्रोत्साहन दिया उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने बौद्ध धर्म को भी प्रोत्साहन दिया। अनेक चैत्यों तथा विहारों का निर्माण उन्होंने जो है वह बौद्ध धर्म के जो धर्मावलंबी थे, गुरुओं थे, उनको लिए किया। नासिक की एक गुफा है जो थी भद्रायन शाखा, जो थी बौद्ध धर्म की भद्रायन शाखा, भद्रायन शाखा, उसके लिए यह सुरक्षित रखी गई थी। और यह जो थी यह बलश्री के द्वारा बनवाया गया था। यह किसके द्वारा बनवाया गया था, तो बलश्री के द्वारा बनवाया गया था। और यह जो थी हीनयान शाखा थी, यह बौद्धों की जो हीनयान शाखा यहाँ पे रहती थी। उसके बाद आते हैं कार्ले की गुफा। तो कार्ले की गुफा जो थी वह बौद्धों की महासांघिक शाखा के लिए थी। किसके लिए थी कार्ले की गुफा, बौद्धों की महासांघिक के लिए थी। और इसका निर्माण जो है वह पुलमावी ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था, वासिष्ठी पुत्र पुलमावी ने करवाया था। और तीसरी शाखा उसको कहते हैं भदयानीय शाखा। भदयानीय शाखा जो थी वह नासिक और कन्हेरी के आसपास थी। नासिक और कन्हेरी का लेख मैंने आप लोगों को पहले बताया है ना, तो वहाँ। और धम्म स्तरीय शाखा जो थी वह कहाँ पर थी, सोपारा के पास थी। सोपारा मैंने आपको अभी पढ़ाया है। यहाँ पर एक चीज और देखने के लिए मिलती है, जो शक शासक थे,
रुद्रदामन, वो क्या, उन्होंने किस धर्म को स्वीकार किया? ब्राह्मण धर्म को स्वीकार किया। यानी धर्म की जब बात आती है तो वो क्या करते हैं? ब्राह्मण धर्म को स्वीकार करते हैं। यानी सातवाहनों ने ब्राह्मण धर्म को या वैदिक धर्म को इस लेवल तक ले गए थे कि विदेशी भी उस धर्म से प्रभावित थे और उन्होंने ब्राह्मण धर्म को स्वीकार किया। तो यह एक बहुत बड़ी बात है इनकी धार्मिक पॉलिसी को समझने के लिए कि एक राजा का जो है वह अपना धर्म है। एक राजा का क्या है? अपना धर्म है। वह धर्म क्या है? ब्राह्मण धर्म है। और उस धर्म की प्रकाष्ठा इस हद तक है कि एक विदेशी शासक भी उस धर्म को क्या करता है? स्वीकार करता है। और वह ब्राह्मण धर्मावलंबी होते हुए भी क्या करता है? दूसरे धर्म को संरक्षण प्राप्त करता है। यानी एक राजा का जो कर्तव्य है संरक्षण प्रदान करना, वह करता है। और उस समय जो अमरावती का जो स्तूप है, मैंने पहले भी बताया कि उसके रेलिंग का निर्माण जो है किन्होंने करवाया है? सातवाहन शासकों ने करवाया है। और अमरावती, नागार्जुन, कोंडेश्वरी, शैलचित्र जो है बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। क्या थे? बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। और दूसरी चीज हम देखते हैं कि सातवाहन युग में स्तूप, बोधि वृक्ष, बुद्ध के पद चिन्ह, यानी जो स्तूपों में जो रखा जाता था, त्रिशूल, धर्मचक्र, अन्य चीजों का क्या है? अवशेषों की क्या करते थे? पूजा करते थे। क्या चीज करते थे? पूजा करते थे। तो इस प्रकार से जो हम लोग देखें कि धर्म, हम लोगों ने सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक कंडीशन और धर्म के विषय में चर्चा की। अब हम थोड़ी सी चर्चा जो है वह करते हैं भाषा तथा साहित्य की। किसकी करते हैं? भाषा तथा साहित्य की करते हैं। तो हम देखते हैं कि सातवाहन जो शासक थे उनकी भाषा क्या थी? उनकी भाषा प्राकृत थी। चूंकि संस्कृत जो है वह ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, लेकिन उन्होंने संस्कृत को प्रमोट नहीं किया। अक्सर हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट बना हुआ है कि ब्राह्मण है तो उनकी लैंग्वेज जो है संस्कृत है। शुंग वंश का भी संस्कृत था, कन्नव वंश का भी संस्कृत था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या है? डिफरेंसेस देखने के लिए मिलता है कि उनकी भाषा क्या है? प्राकृत है। और प्राकृत को उन्होंने क्या बनाया? राष्ट्रभाषा भी बनाया। उसके बाद हम आते हैं साहित्य पे। भाषा पे हम इतनी ही बातें करते हैं कि प्राकृत को उन्होंने क्या किया? प्रमोट किया। और उनकी लिपि जो थी वह क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि थी। लेकिन हम एक चीज यहाँ यह भी समझेंगे कि कहीं से भी उन्होंने संस्कृत को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया। यानी कोई संस्कृत बोलता है तो उस पर उन्होंने क्या किया? पाबंदी लगाने का प्रयास नहीं किया। उसके बाद हम आते हैं साहित्य पे। तो साहित्य में हम देखते हैं कि सातवाहन शासक जो थे वह साहित्य प्रेमी थे और साहित्य प्रेमी थे। और वो साहित्य के जितने भी विद्वान थे उनको वह क्या करते थे? संरक्षण प्राप्त करते थे। मैंने हाल का जिक्र किया है, राजा हाल का। वो हाल राजा ने क्या किया था? एक गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में उन्होंने 700 आर्य छंदों का संग्रह किया। ठीक है, कितने? 700 आर्य छंदों का उन्होंने क्या किया? उसमें संग्रह किया है। और उनके दरबार में गुणाढ़ थे। उनके दरबार में क्या थे? गुणाढ़ थे। और उन्होंने एक बृहद कथा लिखी थी, गुणाढ़। उन्होंने बृहद कथा नामक एक पुस्तक लिखी थी। बृहद कथा नामक एक पुस्तक लिखी थी। और यह जो इनका जो लैंग्वेज था वह क्या था? पैशाची प्राकृत। क्या था? पैशाची प्राकृत।
पैसाची प्राकृत जो है उन्होंने पुस्तक लिखी थी, लेकिन यह पुस्तक जो अभी हमें मूल रूप में अवेलेबल नहीं है। और सर्ववर्मन नामक एक और लेखक थे जिन्होंने कातंत्र, सर्ववर्मन कातंत्र नामक एक पुस्तक लिखी थी। और यह पुस्तक उन्होंने क्यों लिखी थी? यह पुस्तक उन्होंने लिखी थी चूंकि हाल की पत्नी मलयवती जो थी, राजा हाल की पत्नी मलयवती, वह संस्कृत की विद्वान थी और उन्होंने ही राजा हाल को जो है संस्कृत पढ़ने के लिए या जानने के लिए प्रोत्साहित किया था। और संस्कृत पढ़ाने के लिए, राजा हाल को संस्कृत पढ़ाने के लिए ही सर्ववर्मन ने कातंत्र नामक पुस्तक जो है वह लिखी थी। और वह पुस्तक जो है पाणिनि के व्याकरण सूत्रों का संग्रह है। कातंत्र क्या है? पाणिनि के व्याकरण सूत्रों का संग्रह है। यानी राजा हाल को संस्कृत सिखाने के लिए इस पुस्तक की रचना की गई थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सातवाहन युग और संस्कृति जो है वह हर तरह से समृद्ध संस्कृति थी, सामाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी, और धार्मिक कंडीशन भी उसका बहुत ही अच्छा था। हम साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा योगदान देखते हैं। तो आज बच्चों आपका क्लास यहीं समाप्त होता है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे।